मेरा नाम है डॉक्टर कौशिक पटेल और मैं एक रोबोटिक नी एंड हिप रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ और अराउंड 12 साल का एक्सपीरियंस और इन 12 सालों में हमने 15,000 से ज़्यादा नी एंड हिप रिप्लेसमेंट सर्जरीज करी है और सारे पेशेंट्स अच्छे से अपना काम कर रहे हैं। और हम हमारी मेरी ट्रेनिंग की बात करें तो हमने जॉइंट रिप्लेसमेंट फील्ड में कनाडा, मुंबई एंड अहमदाबाद से ट्रेनिंग ली हुई है। और आज हम डिस्कस करेंगे नी के बारे में। पहले तो नॉर्मल नी क्या है, देन व्हाट इज़ अर्थराइटिस नी। अर्थराइटिस में जब आपका घुटना खराब होता है तो उसके क्या क्या स्टेजेस है और उसमें क्या क्या हम इलाज कर सकते हैं, इस बारे में बात करेंगे। और टोटल नी रिप्लेसमेंट, जब आखिरी में आपका पूरा घुटना खराब हो जाता है तब हमें जब घुटना बदलने की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें रोबोटिक्स वगैरह क्या काम करता है, हम उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। जैसे कि ये आपका नॉर्मल जॉइंट है। नॉर्मल जॉइंट में ये जो वाइट पार्ट है, जो फीमर बोन, जो ऊपर घुटनों की जो ऊपर की हड्डी है उसमें भी एक वाइट पार्ट है, और घुटनों की जो नीचे की हड्डी है जिसको हम टीबिया बोलते हैं उसमें भी वाइट पार्ट है। तो ये जो वाइट पार्ट है उसी को हम कार्टिलेज बोलते हैं, जो देसी भाषा में जो नॉर्मल पब्लिक कहती है गद्दी। जब पब्लिक ये कहती है कि हमारी घुटनों की गद्दी खराब हो गई तो एक्चुअल में ये गद्दी होती है वाइट कलर का कार्टिलेज, और ये कार्टिलेज की थिकनेस होती है 3 से 4 mm। और दूसरी बात, जब तक ये कार्टिलेज रहेगा तब तक आपको घुटना मोड़ने में, चलने फिरने में आपको पेन नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस कार्टिलेज में कोई नसें नहीं है। मीन्स जो हमें टच करता है तो कोई हमें छूता है तो हमें पता चलता है। वो पता क्यों चलता है? क्योंकि हमारे चमड़ियों में, मीन्स स्किन में नर्व्स नाम की कोई नसें रहती है। तो जैसे कार्टिलेज में कोई नर्व्स नहीं है, ना ही कोई ब्लड सप्लाई की कोई आर्टरीज है, मीन्स ना ही वहाँ पे पता चलने की नसें, ना ही वहाँ खून बहने की नसें। इसलिए जब कार्टिलेज खराब हो जाता है तो कार्टिलेज इरोडेड हो जाता है, जब पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है तब वो रीजनरेट नहीं होता है। रीजनरेट मीन्स नया नहीं बनता है। जैसे हमें कोई चोट लगती है, हमें चमड़ी घिस जाती है या हम गिर जाते हैं तो थोड़ा घाव बन जाता है, तो रीजनरेट, रिपेयर होता है। ऑटोमेटिक ह्यूमन बॉडी में रिपेयर होने की ताकत रहती है। वो क्यों रहती है? क्योंकि वहाँ पे खून बहता है। जब कार्टिलेज में कोई खून ही नहीं बहता तो रिपेयर होने की संभावना बहुत कम रह जाती है, वो रिपेयर नहीं होती। तो जब आपका कार्टिलेज पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तब आपकी बोन्स, जो ऊपर फीमर बोन्स और नीचे की टिबिया बोन्स, वो एक्सपोज हो जाती है और आपस में वो बोन्स घिसने शुरू हो जाती है, तब हमें पेन शुरू होता है। और ये स्टेजेस है। ये आपका नॉर्मल है जहाँ पे पूरी की पूरी कार्टिलेज हमारी इंटैक्ट है। ये माइनर थोड़ा इरोडेड हो चुका है। इस स्टेज में आप फिजियोथेरेपी कर सकते हो। स्टेज 2 जिसको बोलते हैं माइल्ड अर्थराइटिस, या स्टेज 3 जिसको बोलते हैं मॉडरेट अर्थराइटिस, इसमें आप फिजियोथेरेपी कर सकते हो और आपको पेन में आराम दिला सकते हो। जैसे कि फिजियोथेरेपी है, कुछ दवाई है, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन है, विटामिन डी की टैबलेट्स है, और कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जैसे कि कुकड़ू बैठना, पालथी मारना, सीढ़ियाँ चढ़ उतर कम कर देना। ये सब चीज़ें कम या फिर बंद कर दोगे तो आपको पेन में आराम मिल सकता है। लेकिन जब आपका सीवियर स्टेजेस आ जाता है, पूरा घुटना खराब हो जाता है, तब आप देख रहे हो ये एक्सरेस में जो गैप है, दो हड्डियों के बीच में जो गैप है, एक गैप भरा रहता है कार्टिलेज से। अब कार्टिलेज जो है वो एक्सरे में नहीं दिखता है, इसलिए हमें ये बीच में गैप दिखता है। तो ये जब गैप हमारा है, इसका मतलब हमारा कार्टिलेज इंटैक्ट है, हमारा कार्टिलेज इंटैक्ट है। और जैसे जैसे ये गैप ख़त्म हो जाता है, जैसे कि ये सीवियर स्टेजेस में ये गैप ख़त्म हो गया है, इसका मतलब हमारा कार्टिलेज पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है और आपस में बोन्स टच होने शुरू हो गई और बोन्स टकरानी शुरू हो गई, तो हमें पेन शुरू होता है। अब नॉर्मल अलाइनमेंट किसको कहते हैं, वैरस अलाइनमेंट किसको कहते हैं और वेल्गस अलाइनमेंट किसको कहते हैं। जैसे कि हम खड़े रहते हैं तो हिप जॉइंट से सारा वेट नी के बीचों बीच से निकलता है, उसको हम नॉर्मल अलाइनमेंट कहते हैं। जैसे ही अलाइनमेंट खराब हो जाता है, जैसे ही अलाइनमेंट खराब होता है तो साथ में आपका बैलेंस भी खराब होता है, क्योंकि अलाइनमेंट और बैलेंस एक साथ ही चलते हैं। अगर आपके पैर इस तरह से घुटने बाहर की साइड जा चुके और पंजे, आपके जो पंजे है वो अंदर की साइड आ चुके, तो उसको हम वायरस नी बोलते हैं। मीन्स घुटना आपका बाहर जा चुका है और पंजे अंदर आ चुके, तो ये वायरस नी है। अगर घुटना आपका अंदर आ चुका है और पंजे बाहर जा चुके तो उसको हम वेल्गस नी कहते हैं। तो जैसे जो वेट आपका घुटनों के बीचों बीच जाना चाहिए, तो इस केस में वायरस नी में हमारा वजन घुटनों के अंदर से जा रहा है और वेल्गस केस में हमारा वजन घुटनों के बाहर साइड से जा रहा है। ये जब
वेट बियरिंग एक्सिस आपका अगर बाहर से या फिर अंदर से जाना शुरू होता है तब आपके आर्थराइटिक चेंजेस शुरू हो जाते हैं और आपका घुटना खराब होना शुरू होता है। अब रहता है कि यूके जिसको हम बोलते हैं पार्शियल नी रिप्लेसमेंट या फिर बोलते हैं माइक्रोप्लास्टिक या बोलते हैं टक्स प्लास्टिक, कई नाम दिए गए लेकिन काम एक ही है। पार्शियल नी रिप्लेसमेंट की बात करें तो जितना घुटना आपका खराब होता है, जैसे कि हम मॉडरेट स्टेज में हमारा घुटना सिर्फ 20% खराब हुआ है, तो हम उस केसेस में सिर्फ इतना ही रिप्लेसमेंट कर सकते हो और बाकी का आपका 80% घुटना बचा सकते हो। जैसे कि ये एक्सरे में यूके, ये जो फोटो है उसमें हमने यूके किया हुआ है, तो आपका ये पार्ट आपका घुटनों का खराब है और बाकी का 80% पार्ट घुटनों का आपका अच्छा है। तो हम क्या करते हैं, इतना ही रिप्लेस करते हैं जितना खराब है, तो उससे आपको रिजल्ट्स घुटना बदलने की अगले 15 से 20 साल की 10 से 12 साल या फिर 15 साल तक ज़रूरत नहीं पड़ती और आप पार्शियल नी रिप्लेसमेंट पे ही अपना काम कर सकते हो। इसके फ़ायदे क्या है? इसके मेन फ़ायदे कि आपके लिगामेंट सारे बच जाते हैं और आपका 80% घुटना आपका सर्वाइव हो जाता है। अब आता है सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस, मीन्स आपका घुटना पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है और आपकी उम्र भी बढ़ चुकी है, तब हमें करना होता है टोटल नी रिप्लेसमेंट। अब टोटल नी रिप्लेसमेंट में इम्प्लांट्स कौन कौन से डलते हैं, मीन्स इम्प्लांट्स के पार्ट्स क्या क्या है। तो एक ऊपर का जो पार्ट्स है उसको फीमोरल कंपोनेंट कहते हैं, नीचे का जो है वो टिबियल ट्रे या टिबियल कंपोनेंट कहते हैं, या और बीच का जो है वो प्लास्टिक रहता है जिसको हम पॉलीथिलीन प्लास्टिक बोलते हैं या फिर लाइनर बोलते हैं या फिर कई नाम है इसके, स्पेसर भी बोलते हैं। तो जब ये तीनों मिलता है तो ऊपर ये जो है फीमर डला हुआ है, नीचे टिबिया है, बीच में प्लास्टिक है। अब प्लास्टिक हमें एक्सरे में नहीं दिखता है, सिर्फ आपका मेटल दिखेगा। तो आपका एक्सरे में अगर दो मेटल के बीच में जगह खाली तो वो समझो आप वहाँ पे प्लास्टिक है। अब बेसिक क्या है, नी रिप्लेसमेंट तो करा लिया, लेकिन उसकी अचीवमेंट्स मीन्स सक्सेस रेट्स किस पे डिपेंड रहता है। जैसे कि हमारा नी रिप्लेसमेंट्स अच्छा कैसे माना जाए, अगर अच्छा माना जाना चाहिए तो फिर उसका अलाइनमेंट और बैलेंस दोनों अच्छे से परफेक्ट होना चाहिए। अगर अलाइनमेंट और बैलेंस परफेक्ट है तो आपका नी रिप्लेसमेंट 20-25 साल आराम से चलेगा। अगर ये दोनों चीज़ें खराब है या इन दोनों में से कोई भी चीज़ एक खराब है, अलाइनमेंट खराब है और बैलेंस भी खराब है, या फिर दोनों में से एक चीज़ खराब है, तो आपका नी रिप्लेसमेंट करा हुआ जो इम्प्लांट है वो जल्दी से फेल हो सकता है। फिर चाहे आप कोई सा भी अच्छी कंपनी का डलाओ, जॉनसन का डलाओ, जीमर, स्ट्राइकर या स्मिथ एंड नेफ्यू या कंसेस, ये कोई से भी इम्प्लांट डलाओ, अगर आपका अलाइनमेंट और बैलेंस सर्जरी के बाद अगर प्रॉपर नहीं है तो आपका इम्प्लांट जल्दी फेल हो सकता है। जैसे कि ये कार का टायर मैंने एक एज अ एग्जाम्पल लिया हुआ है। कार का टायर इस कॉर्नर में अच्छा है और इस कॉर्नर में ख़राब है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि टायर ये जो टायर है उसका बैलेंस और अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं था। तो क्या हुआ, जब वो टायर, गाड़ी का टायर जब चलता था तो उनका वेट सारा गाड़ी का इस साइड आता था, तो वो टायर वहाँ से ख़राब हो गया और यहाँ से अच्छा रहा है। तो वैसे ही अगर आपका नी रिप्लेसमेंट करा हुआ पेशेंट्स का इस तरह से इम्प्लांट डलेगा, उसका जूम फोटो यहाँ पर है, इस तरह से डलेगा तो सारा वेट आपका घुटनों का यहाँ अंदर की साइड जाएगा, इस साइड, क्योंकि इनका ना ही अलाइनमेंट प्रॉपर है ना ही बैलेंस प्रॉपर है। अलाइनमेंट तो आप देख ही रहे हो, 20 डिग्री का बैंड है, मीन्स अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है। सारा वेट ये जो है घुटनों की अंदर की साइड से गुजर रहा है। और बैलेंस प्रॉपर क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ गैप कम है और यहाँ गैप ज़्यादा है, इसका मतलब आपका बैलेंस भी प्रॉपर नहीं है। तो ये जो नी रिप्लेसमेंट करा हुआ है जो राइट साइड का है, ये प्रॉपर नहीं है, ना ही अलाइनमेंट प्रॉपर है ना ही बैलेंस प्रॉपर है। तो ये घुटना आपका जल्दी ख़राब हो जाएगा अगले 5 साल में। और ये जो है लेफ़्ट साइड का, ये रोबोटिक द्वारा किया हुआ है, तो आप देख रहे हो उनका अलाइनमेंट भी प्रॉपर है और यहाँ पे देखते हो उस नी का बैलेंस भी प्रॉपर है, दोनों साइड गैप्स इक्वल है। तो ये जो घुटना किया हुआ है रोबोटिक से जो किया हुआ, इसकी लाइफ आराम से आप 20-25 साल वो इम्प्लांट टिक सकता है। अब जैसे कि ये देख रहे हो, दोनों साइड अगर घुटना नी रिप्लेसमेंट के बाद दोनों साइड अगर गैप इक्वल है और प्लास्टिक पे यूनिफॉर्म एक जैसा वजन अगर प्लास्टिक पे जाता है तो प्लास्टिक की लाइफ बढ़ जाती है। लेकिन इस तरह से रहेगा, एक साइड वजन आपका प्लास्टिक के ऊपर ज़्यादा गिरा है, अगर यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं है, यहाँ जगह कम है और यहाँ जगह ज़्यादा है, तो प्लास्टिक में एक साइड वजन आपका प्लास्टिक के ऊपर ज़्यादा जाएगा और प्लास्टिक इस तरीके से आपकी ब्रेक हो सकती है। तो कई बार हम पेशेंट को यही समझाते हैं कि आप इम्प्लांट भले ही अच्छा डलाओ लेकिन अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ डलाओ, ताकि वो जो अच्छा इम्प्लांट है वो अपनी पूरी लाइफ मीन्स 20-25 साल आराम से वो चल सके। अगर
इम्प्लांट चाहे महंगा सा महंगा डलाओ, लेकिन अलाइनमेंट बैलेंस प्रॉपर नहीं होगा तो आपकी इम्प्लांट की लाइफ कम हो जाएगी, आपको चलने में मज़ा नहीं आएगा। जैसे कि ये आपके 3 एग्जांपल्स दे रहा हूँ, दोनों लिगामेंट्स जो है लैटरल कोलेटरल लिगामेंट्स एंड मीडियल कोलेटरल लिगामेंट्स, अगर दोनों इक्वली टाइट है इस तरह से तो आपकी सर्जरी अच्छी हुई है। लेकिन लेग से ऐसे ढीले जॉइंट से, लैक्सिटी मीन्स लिगामेंट्स आपके टाइट नहीं किए गए, पूरे प्रॉपर बैलेंस नहीं किए गए, तो फिर आपका प्लास्टिक जल्दी से खराब हो सकता है। ये फेस है अपना, और ये अपना हिप जॉइंट है, दिस इज नी जॉइंट, और आपका घुटनों से, ये नी जॉइंट है, घुटनों से आपका पैर अंदर की साइड मुड़ चुका है। सेम ये राइट साइड का, ये लेफ्ट साइड का हिप जॉइंट है, ये नी जॉइंट है, और आपका पैर अंदर की साइड मुड़ चुका है। इसको हम बोलते हैं वेरस नी। अब हमें ये अपना न्यूट्रल पैर है जो भगवान ने हमें दिया है, इस तरह से हमारा पैर दिया हुआ है। तो हम रोबोटिक के द्वारा ये जो एंगल है कि न्यूट्रल पैर और हमारा जो डिफॉर्मिटी है, ये एंगल पता लगाने के लिए हमें रोबोटिक्स की हेल्प मिलती है। रोबोटिक्स की हेल्प से हम इस डिग्री को एक्यूरेट लेकर आते हैं कि ये 20 डिग्री है, 15 डिग्री है, ये कितना है 18 डिग्री है। कई बार कन्वेंशनल्स में हमें देखकर एज्यूम करना होता है कि कितना डिग्री है, लेकिन रोबोटिक्स के मदद से हम इस डिग्री को एक्यूरेट मेजर करते हैं। और मेजर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, आपके एंकल के पॉइंट्स मार्क करने पड़ते हैं, नी के पॉइंट्स मार्क करने पड़ते हैं, और हिप के पॉइंट्स मार्क करने पड़ते हैं। ये तीनों पॉइंट्स मार्क करने के बाद हमें ये एग्जैक्ट एंगल मिलता है, और हम उस एंगल को, उस एंगल के डिपेंड्स पर, उस एंगल मिलने के बाद हम प्लान आउट करते हैं कि हमें करेक्शन कैसे करना है। अब हम बात करते हैं रोबोटिक्स के बारे में कि रोबोटिक्स, कई बार पेशेंट हमें पूछता है कि सर रोबोटिक्स क्या हमें नी रिप्लेसमेंट में हेल्प करता है। तो रोबोटिक्स का एक ही काम है, परफेक्ट अलाइनमेंट देना और परफेक्ट बैलेंस देना। और दूसरा प्रश्न ये रहता है क्या सर्जरी सर रोबोट्स करता है तो डॉक्टर का क्या रोल है। तो इस वीडियोस में हम पूरा दिखाएंगे कि रोबोटिक्स में मशीन का भी हेल्प है और डॉक्टर भी इसमें मशीन की हेल्प के द्वारा आपके रिप्लेसमेंट प्रॉपर तरीके से करते हैं। तो जैसे ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे पॉइंट्स मैं मार्क कर रहा हूँ, जिसमें आपके एंकल के पॉइंट्स हैं, मैं मार्क कर रहा हूँ, सामने आपको कंप्यूटर्स में दिखेगा, कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो ये पॉइंट्स लेने से क्या पता चलेगा, जो आपका पैर मुड़ा हुआ है, वेरस है या वेल्गस है, जो पैर या तो अंदर की साइड मुड़ा हुआ है या बाहर की साइड मुड़ा हुआ है, उसके हमें एग्जैक्ट एक्यूरेट एंगल मिलेगा ये कंप्यूटर के द्वारा। एक होता है कन्वेंशनल सर्जरी में एज्यूम करना कि ये 20 डिग्री हो सकता है, 25 हो सकता है, तो हम कंप्यूटर के द्वारा वो एग्जैक्ट फिगर लेकर आते हैं कि आपका ऑपरेशन से पहले आपका घुटना कितना मुड़ा हुआ है, अंदर की साइड या फिर बाहर की साइड। तो वो एग्जैक्ट फिगर लाने के लिए हम ये पॉइंट्स को मार्क करते हैं। फिर हमारा हिप सेंटर आता है, जो गोले का पार्ट है, कूल्हे का जो गोला है, वहाँ पे हम उसको रोटेट करते हैं ताकि हमें हिप सेंटर्स का पता चले। तो हमें क्या पता चला, हिप सेंटर मार्क किया, नी सेंटर मार्क किया, और नीचे जो पंजों की जो दो हड्डियाँ है, मीडियल एंड लैटरल, मीडियल मेलुलस एंड लैटरल मेलुलस, उस पॉइंट को मार्क किया। तो ये तीनों चीज़ें पॉइंट्स मार्क करने के बाद हमें एग्जैक्ट आपका कितना डिग्री वायरस है या कितना डिग्री वेल्गस है वो हमें पता चलता है। अब हम कर रहे हैं इसमें 3D इमेज बना रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ पे पॉइंटर्स को मैं घुमा रहा हूँ तो हमें एक 3D इमेज बनती है, ये दिख रहा है। तो एग्जैक्ट इसमें हमें साइज़ मिलेगा कि आपका जो फीमर बोन है, ऊपर की जो हड्डी है, वो कितने साइज़ की है। वैसे ही हम टिबिया का मैपिंग कर रहे हैं। ये जैसे कि हम टिबिया मैपिंग कर रहे हैं, यहाँ पे ये देख रहे हैं, तो हमें एक इसमें भी एक 3D इमेज मिलती है। ये इमेज मिलने के बाद हम आपका बैलेंस चेक करते हैं कि पूरे रेंज ऑफ मोशन में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री, मीन्स पैर आपका पूरा सीधा है और पूरा मुड़ने पर आपका बैलेंस कितना खराब है वो हमें इस ग्राफ से पता चलता है। तो इसमें आप देख रहे हो जो ऑरेंज पॉइंट्स है नीचे का वो टाइट है, और जो ऊपर का जो ब्लू पॉइंट है वो आपका लूजनड है। तो हमें इसको कंप्लीटली बैलेंस करना है, एक जगह से टाइटनेस हटानी और एक जगह जो लूज है उसको टाइट करना है। अब उसको करने के लिए हम प्लान आउट करते हैं कि हमें कितनी बोन्स काटनी है, कितना हमें मेजरमेंट लेना है, कितना एंगल का स्लोप देना है, कितने डिग्री का वायरस देना है, कितना डिग्री का वेल्गस देना है। पूरा प्लानिंग यहाँ पर डॉक्टर के हाथों से होता है।
तो आपका ऑपरेशन से पहले जो भी आपका अलाइनमेंट और बैलेंस खराब था वो हमने कंप्यूटर स्क्रीन को दे दिया है, कंप्यूटर मीन्स मशीन को दे चुके हैं। अब उस डेटा के आधार पर, उस डेटा के इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हम पूरा प्लानिंग करते हैं कि आपके कौन से डिग्रीज में हम आपका इम्प्लांट बिठाएंगे। तो जैसे कि इस स्क्रीन में दिख रहा है, ऊपर का जो फीमर का साइज आया वो 4 आया, ये 4 आ गया, टिबिया की साइज 3 आ गई, बीच का जो प्लास्टिक रहेगा वो 9 mm का रहेगा, शुरुआती 9 mm से होती है। और आपका जो अलाइनमेंट ऑपरेशन से पहले खराब था वो कितना डिग्री हुआ, 11 डिग्री। हम लेकर आना चाहेंगे इसको 2 डिग्री तक, मीन्स आपका 9 डिग्री तक हम इसको करेक्ट करेंगे। 2 डिग्री कैसे लाएंगे, तो हम देख रहे हैं फीमर में 1 डिग्री दिया हमने, टिबिया में 1 डिग्री दिया, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये पूरा प्लानिंग स्क्रीन है, स्लोप कितना देना है, कितना mm हमें बोन्स कट करनी है, कितना डिग्री का बैंड देना है। जैसे आप यहाँ देखोगे 1 डिग्री का बैंड मैं यहाँ दूंगा, ये दिया, और 1 डिग्री का बैंड यहाँ दूंगा, तो 1 + 1 कितना हुआ, 2 डिग्री। तो मैं आपका जो 11 डिग्री था उसको मैं 2 डिग्री पर लेकर आऊँगा, मीन्स 9 डिग्री का करेक्शन हमें इस केस में करना है। अब लोग सोचते हैं कि सर आप 2 डिग्री तक क्यों लाए, न्यूट्रल ही कर देते, सीधा ही कर देते। तो 2 डिग्री में इसलिए लाया हूँ क्योंकि बचपन से जब हमारा जन्म होता है तब से ही हम वायरस पैर में चल रहे हैं, मीन्स हमारा 2 से 3 डिग्री पैर अंदर की साइड थोड़ा मुड़ा रहता है। ये कुदरत की देन है, नेचुरली ये रहता है। तो हम क्या करते हैं, जो अर्थराइटिस नहीं है, जो आपका घुटना खराब हो चुका है, उसको हम नॉर्मल लाने की कोशिश करते हैं। तो हम नॉर्मल जब लेकर आएंगे तो उनको चलने में आसानी रहती है, क्योंकि बचपन से उसी एंगल्स में ही चले हो। अब ये रहा रोबोटिक हैंड पीस से जो हमने प्लानिंग करी है उतना बोन्स हम कट करते हैं। ये दिख रहा है, रोबोटिक हैंड पीस से मैं कंप्यूटर में देखकर ये पूरा मैं बोन्स कट कर रहा हूं। अब ये रोबोटिक हैंड पीस का काम ये है कि वो एक्यूरेट कट करता है। एक बार आपका जो प्लानिंग हुआ है 2 mm या 8 mm या 6 mm जो हमारी प्रीवियस स्क्रीन में था, जैसे कि इस स्क्रीन में है, ये जैसे यहाँ पे पूरी प्लानिंग हो रही है, उस प्लानिंग के हिसाब से ही बोन कट्स हमें रोबोटिक हैंड द्वारा करने को मिलेगा। जैसे ये दिख रहा है 2.5 प्लान कर रहा हूँ, यहाँ पे 6.5 पे जा रहा हूँ, 6 पे जा रहा हूँ, 5.5, ये पूरा प्लानिंग होता है। इस तरह से ये जितना mm हम फाइनलाइज करते हैं, ये जैसे कि हमने फाइनलाइज कर दिया, ये फाइनलाइज हो गया, पूरी प्लानिंग फाइनलाइज होगी। 5 mm, 5.5, 2.5, 9, यहाँ पे 10.5 एंड 10 mm, इतना कट्स हमें लेना है। तो कट्स एक्यूरेट, अब जैसे 2.5 कट्स लेना है हमें, पहले तो ये जो कंप्यूटर स्क्रीन है वो कन्वेंशनल सर्जरीज में ये सब फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, उसमें एक्यूरेट कट्स लेने होते 9 से 10 mm। कई बार 9-10 mm लेने की कोशिश करते तो 11-12 mm भी हो सकता है। तो हमें इसमें 0.5 mm के वेरिएशन से कट करने की फैसिलिटीज़ रोबोटिक द्वारा मिलती है। तो कन्वेंशनल में कोई प्लानिंग नाम की चीज़ें नहीं होती, रोबोटिक्स में हम प्लान के साथ सर्जरीज करते हैं, और जितना प्लान हुआ है उस हिसाब से सर्जरीज अब होगी यहाँ पर जो रोबोटिक हैंड पीस के द्वारा। जितना हमने प्लान किया है उतना ही ये मशीन वर्क करेगा। जैसे कि ये मशीन का जो बर है वो आगे पीछे इसलिए हो रहा है, बाहर वहाँ आएगा जहाँ उसको कट करना है, जहाँ हम कट हो चुका है वो अंदर चला जाएगा। वैसे ही पहले फीमर बोन कट्स हुई थी, अब टिबिया बोन्स कट हो रही है। कट होने के बाद एक्यूरेसी हम चेक करते हैं, तो ये कटिंग की एक्यूरेसी देखिए आप। ये सारी फैसिलिटीज़ हमें कन्वेंशनल्स में नहीं मिलती है कि हम जो कट्स लिए वो एक्यूरेट मिले कि नहीं, तो वो भी फैसिलिटीज़ हमें रोबोटिक्स द्वारा मिलती है। और ये अब ऑपरेशन के बाद का जो ग्राफ है, जो पहले का जो ग्राफ था, ये पहले का ग्राफ है जिसमें पूरा इम्बैलेंस था, ये ऑपरेशन के बाद का ग्राफ है जिसमें हम पूरा बैलेंस अचीव कर चुके हैं। ये आपका फाइनल आउटकम है। 1 डिग्री का बैंड हमने टिबिया में दिया और 1 डिग्री का हमने फीमर में दिया, तो 1 + 1 हुआ 2 डिग्री। तो हमने यहाँ पे आप देख रहे हो अचीव किया है हमने 2 डिग्री। जो ऑपरेशन से पहले 11 डिग्री का बैंड था, 11 डिग्री की डिफॉर्मिटी थी, हम 9 डिग्री करेक्ट करके उसको लेकर आए 2 डिग्री पर। थैंक यू। ये पूरा प्रेजेंटेशन इसलिए बनाया गया है ताकि आप जब हमें कंसल्ट करने आइए, हमें दिखाने आइए, तो आपको रोबोटिक्स के बारे में पता चले ऑलरेडी। उसके अलावा कुछ एडिशनल क्वेश्चंस आपको करने हो तो हमें डायरेक्ट कंसल्ट करते वक्त आप पूछ सकते हो। थैंक यू।